Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competition exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference links. For quick revision, make your own custom flashcard. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So now download eUtkarsh app. नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो संडे को सीटेट का जो पेपर हुआ था, इस पेपर को हम सोल्व करेंगे। किस प्रकार के मनोविज्ञान में प्रश्न आए हैं। दोस्तों, ये जो पेपर है आपके लिए, ये जितने जिस प्रकार के भी इस प्रश्न में इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न आए हैं, ये आपके उपयोगी सीटेट में भी हो सकते हैं वापस, और इसके अलावा एमपी टेट में, और इसके अलावा दोस्तों जो आपका यूपी टेट में हो रहा है, इससे रिलेटेड इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। आज देखेंगे, देखो दोस्तों, कि जो सीटेट में जो प्रश्न आते हैं उनका पैटर्न किस प्रकार का रहता है। लगभग आजकल किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती हो जिसके सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान हो, प्राय प्रश्न इसी प्रकार पेडागोजी के पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, हम सोल्व करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को शिक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो देखिएगा, एक बार टेक्निकल टीम अंदर आकर कमेंट बॉक्स को चेक करें। देखिएगा, फटाफट आप इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न पूछा क्या है कि प्रश्न पूछने का अर्थ देखिएगा कितना सिंपली प्रश्न है। देखिएगा, यदि आप इसकी भाषा समझते हो तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे, यानी किस प्रकार की शिक्षा की बात हो रही है, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। देखिएगा, किस प्रकार की शिक्षा, समावेशी शिक्षा। बात किसकी हो रही है, समावेशी शिक्षा, यानी वह बालक जो किसी सामाजिक या फिर आर्थिक रूप से वह बालक जो समाज की, या हम यूं कह सकते हैं शिक्षा की मुख्य धारा से जो पिछड़ गए हैं, उन बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से वापस जोड़ना, इस शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। उस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वह बालक जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अब वे यदि समाज की मुख्य शिक्षा की धारा से जुड़ते हैं, वहां से जो बच्चे आते हैं, वह बच्चों को शिक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा है, यदि कोई बालक शिक्षा की मुख्य धारा से पिछड़ गया है, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से, तो जो समावेशी शिक्षा है, वो समावेशी शिक्षा कहती है कि उन्हें मुख्य धारा से वापस जोड़ना, और वहां से जब बच्चे वापस आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उन्हें कक्षा में किस प्रकार के माहौल की आवश्यकता होती है, वो प्रश्न पूछा है। देखिएगा, क्या उनको उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। देखिएगा, ये ऑप्शन ये कहता है कि वे बालक जो पिछड़े हुए हैं और वो समाज की शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ते हैं, तब क्या उनको जो मुख्य धारा की जो भाषा है, इसके सीखने के लिए उनको उत्साहित करना चाहिए, या उत्साहित नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा, हतोत्साहित करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, ये अपने आप कट हो गया। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए। देखिएगा, जो समावेशी शिक्षा है, उस समावेशी शिक्षा में हमने, देखिएगा, विभिन्न प्रकार के बालक आते हैं, उनका वर्गीकृत नहीं करते हम। देखिएगा, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, यानी उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, एक ये है। दूसरा है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को समझ देता है और उनका उपयोग करवाता है। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा, वो सही आंसर क्या होगा, नंबर 4 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, नंबर 4 होगा, ये याद रखिएगा। जो बालक जिस क्षेत्र से आते हैं, उनकी संस्कृति को समझनी चाहिए, उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का महत्व देना चाहिए और उनका उपयोग करवाना चाहिए। इस प्रकार की समावेशी शिक्षा बढ़ावा देती है, कक्षा में माहौल बनाने की आवश्यकता पर बल देती है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बालक। देखिएगा, दोनों बालक अलग अलग है। बालकों के क्या पूछे, प्रकार पूछे। एक तो कौन से बालक, सृजनात्मक बालक, एक कौन से, प्रतिभाशाली बालक, जिनकी आईक्यू अकॉर्डिंग टर्मन के अनुसार 140 से अधिक है। बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, यानी इन बालकों के लिए शिक्षक किस प्रकार का हस्तक्षेप कर सकता है, इनके प्रति शनि होने के नाते पर। देखिएगा, इनके ऊपर यदि आप आवश्यक हस्तक्षेप करते हो तो क्यों करते हो, इनके प्रति शनि होने के कारण, इसका मतलब नहीं हो सकता, शनि के कारण नहीं हो सकता। इन्हें
अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर यह भी नहीं कर सकते। देखिएगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करने, यह ठीक है। अतिरिक्त समय दिए जाने पर यह भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 3, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर। शिक्षक अनुकूलित व्यवहार बनाने के लिए और प्रेरक निर्देशन देने के जितने भी तरीके हैं, उन तरीकों का किस प्रकार से हम कह सकते हैं, किस प्रकार से हस्तक्षेप करता है, यह निर्भर करता है। ये जो है वो सेकंड लेवल का है। सीटेट का जो पेपर है वो किस लेवल का है? सेकंड लेवल का है। और इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? नंबर 3 होगा। अगला देखिएगा, अति संवेदनशील जो बच्चे होते हैं, अति संवेदनशील, जिनको हम हाइप्रो चाइल्ड भी कहते हैं, हाइप्रो कॉग्निटिव चाइल्ड भी कहते हैं, को बालकों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? देखिएगा, पूछा क्या है, कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। अति संवेदनशील जो बालक होते हैं उनको सिखाने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश होना चाहिए, यह भी ठीक है। जो भी दैनिक कार्यक्रम होते हैं उनमें शारीरिक गतिविधियों का समावेश होना चाहिए। बेचैन होने पर उन्हें अक्सर डांटना चाहिए या फटकार लगानी चाहिए। एक कार्य को छोटे प्रबंधीय और खंडों में करना चाहिए, यह भी सही है। अधिगम के वैकल्पिक तरह की पेशकश, यह भी सही है। इसका मतलब देखिएगा, आरटीई 2000 जो 9 है, उस 2009 में देखिएगा आरटीई में भी कई प्रकार की धाराएं हैं, उसमें भी कई प्रकार की धाराएं हैं, जिसकी धारा नंबर है 17 और 17 आरटीई 2009 की धारा नंबर 17 यानी अनुच्छेद नंबर 17 किसका? आरटीई 2009 का, भारत के संविधान का नहीं। उसमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का आप दंड नहीं दे सकते। तो देखिएगा, कहीं पर भी यदि दंड की बात हो रही है, चाहे शारीरिक प्रकार का हो चाहे मानसिक प्रकार का हो, वो हमेशा गलत होता है। इसमें पूछा नहीं है तो बेचैन होने पर उन्हें फटकारना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 2 होगा। अगला देखिएगा, अलग अलग सोच रखने वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करता है जो बालक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, अप्रत्याशी होते हैं, इसके अलावा विकलांग होते हैं, इसके अलावा डिसलेक्सिक होते हैं। देखिएगा, बहुत सीधा सीधा प्रश्न पूछा। अलग अलग जो सोच रखते हैं वो बालक कैसे होते हैं? जैसे देखिएगा, जो अलग अलग सोच रखते हैं उन बालकों को हम सृजनात्मक बालक कहते हैं। उन बालकों की जो पहचान करते हैं वो कौन से बालक है? सृजनात्मक बालक है। एक ही विषय वस्तु पर जब अलग अलग सोच रखते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? सृजनात्मक बालक कहते हैं। सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं होती है, ये जो चिंतन करते हैं वो एक होता अपसारी चिंतन, एक होता अभिसारी चिंतन। ये अपसारी चिंतन करते हैं जो फैला हुआ रहता है, अलग अलग सोच प्रस्तुत करते हैं। इस कारण इसका सही आंसर क्या है? नंबर 1 है, ये याद रखिएगा। 4 का जो नंबर 1 होगा वो क्या होगा? 4 आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? नंबर 1 होगा। साथ में आप क्वेश्चन नंबर भी डालिए और साथ में आप कमेंट करके भी बताइए इसका कौन सा सही होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के इसके सही आंसर आ रहे हैं, नंबर 1। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में, कहां पूछा? कक्षा में, किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। इनके आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हो तब वो पूर्णतः समझ में आती है। हिंदी में बहुत डिफिकल्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है सीटेट में। तो देखिएगा, इसमें यह पूछा है, एक शिक्षक यदि कक्षा में बच्चों को किसी भी समस्या का समाधान करवाता है तो ऐसा कौन सा प्रकार है जो समस्या का समाधान करवाने का वर्णन नहीं करता है? यानी एक शिक्षक कक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या का जब समाधान करवाता है तो ऐसा कौन सा तरीका है जो किसी समस्या समाधान का वर्णन नहीं करता, जिसको हम यूं कह सकते हैं ये किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो देखो, सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तर शब्दावली का प्रयोग करना, इससे तो क्या होगा? किसी समस्या का हल करवाने का तरीके का वर्णन करता है ये तो, क्योंकि सोच है, विचार है, परीक्षण है। इसके अलावा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न कौन से होते हैं? डायरेक्ट, सीधे सीधे वाले। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या का हल नहीं है। किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए विचार विमर्श करना, यह भी ठीक है। इसका कुछ हल करते समय गलतियों के प्रति ईमानदारी रखना, यह भी ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 2 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, इससे किसी समस्या समाधान का वर्णन नहीं कर सकता।
अगला देखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, कौन सा एक संवेग है। तो आपको ये याद रखना है, विलियम मैकडूगल के अकॉर्डिंग कुल कितने संवेग होते हैं, 14 संवेग होते हैं। और इसके अलावा वॉटसन ने अलग अलग संवेग बताए हैं। बालक के अंदर जो जन्म के समय जो संवेग होता है वो उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। बालक में जन्म के समय कौन सा संवेग, उत्तेजना संवेग। बाकी ध्यान, स्मृति, डर, ये किसी भी प्रकार के कोई संवेग नहीं है। संवेग उन्हें कहते हैं जिनके सम प्लस वेग, यानी देखिएगा शरीर में गति आ जाती है, व्यवहार में गति आ जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। जन्म के समय जो संवेग पाया जाता है वो उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, नंबर 6 का सही आंसर नंबर 2 है। अगला देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। इस सी लेवल का जो स्टैंडर्ड होता है सीटेट का बहुत इस तरीके होता है। देखिएगा, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही पहले आंसर कौन बताता है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। देखिएगा, एक बच्चा ऐसा कहता है कि जो दूध का निर्माण होता है वो मशीन द्वारा एक दुकान पर बूथ के द्वारा किया जाता है। यानी दूध का जो निर्माण होता है वो दुकान वाले मशीन से करते हैं। दूध का जो उत्पादन होता है, दूध का जो निर्माण होता है वो एक बच्चा ऐसा कहता है। यदि आपको एक बच्चा ऐसा कहता है कि जो दूध का निर्माण है वो दुकान वाले मशीन से करते हैं और हमें बेचते हैं, तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या दर्शाता है, ये अच्छा स्पष्टीकरण क्या करता है। पहला देखिएगा, बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, ऐसा भी हो सकता है। देखो, बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, तो जो दूध होता है वो दूध भैंस का भी तो हो सकता है। यहां पर बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करवाते हैं या नहीं करता है। बच्चे को दुनिया की बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। इसके अलावा बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभवों पर आधारित है। देखिएगा, चारों प्रश्न एक से बढ़कर एक है। जो चारों ऑप्शन है सारे के सारे लगभग सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा कौन सा है। इसमें पूछा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा, देखिएगा प्रश्न में क्या पूछा, सबसे अच्छा स्पष्टीकरण क्या है। सारे स्पष्टीकरण सही है, लेकिन सबसे अच्छा स्पष्टीकरण क्या है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी, एक ही ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसका लगभग गलत आंसर आ रहा हो, लगभग सभी विद्यार्थियों के सही आंसर आ रहा है। इसका क्या होगा, नंबर 4, क्योंकि बच्चा अपने अनुभव से सीखता है। ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है। देखिएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया जीन पियाजे ने, जेरोम बुनर ने, और उन्होंने बच्चों के अनुभव की बात कही है। तो अनुभव जो भी ग्रहण करते हैं बच्चे, उन्हीं के बारे में अपना जवाब देते हैं। तो ये किससे, बच्चा का अनुभव है दूध खरीदने के प्रति। इस कारण इसका आंसर बच्चे का यह था, और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, नंबर 4 होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें नहीं है। देखिएगा, ऐसा कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिएगा, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करवाने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। देखिएगा, लगभग सारे ही सत्य लग रहे हैं इसमें, लेकिन सबसे अच्छा कौन है, आराम के लिए जगह बताना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। यानी पहले वाले से जो दूसरा ऑप्शन है ये और अच्छा है। देखिएगा, पहले वाले से जो दूसरा है वो और अच्छा आंसर है। तीसरा है, कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो इसका मतलब अभी तक जो सबसे अच्छा है वो 2 नंबर का है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छा कौन सा, लगभग चारों ही प्रश्न हम यूं कह सकते हैं, चारों ही जो ऑप्शन है पॉजिटिव है, चारों ही सही है, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है, भूमिका का अच्छा वर्णन कौन सा करता है। वर्णन तो चारों ही करते हैं, अच्छा वर्णन कौन सा करता है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करवाने के साथ साथ दोहराने का पर्याप्त समय देना चाहिए। ये देखो, इसकी तुलना में दूसरा अच्छा है। तीसरा देखो, कक्षा में शिक्षक की सबसे अच्छी भूमिका अनुशासन बना, इससे भी अच्छा ये आराम के लिए जगह देना, बच्चों को आराम के लिए जगह बताना, और इसके लिए जहां बच्चे संवाद आया, पूछताछ आया। इसका मतलब किस केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है इस ऑप्शन में। इस कारण इसका सही आंसर क्या होगा, नंबर 2 होगा। सही आंसर क्या होगा, नंबर 2 होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है।
ऐसी कौन सी शिक्षा है जो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? अलमारी में अच्छी पुस्तक या अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर ले जाया जाता हो। दूसरी है एक हम यूं कह सकते हैं एक जो डेवलपमेंट एजुकेशन होती है वो किस प्रकार की होती है, इसके बारे में पूछा है। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। इसके अलावा देखिएगा कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। कक्षा जिसमें खुली गतिविधियों के कोने हो, देखिएगा ये बहुत अच्छा, खुली गतिविधियों के कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी सेल्फ रखी हो जो दिन में किसी भी समय प्राप्त की जा सके। तो जो समृद्ध शिक्षा है इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये माना जाता है। खुली शिक्षा का रूप खुला होना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जितना भी बाल साहित्य होता हो वो बाल साहित्य भी एक प्रकार की एक मेज पर हो जहां विद्यार्थी जब भी समय मिले उसका अध्ययन कर सके। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 4 होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका मतलब सबसे अच्छा पूछा तो लगभग चारों ही ऑप्शन सही है। अब आपको यह पता करना है इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। नंबर 10 का, वह अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। किसके बारे में पूछा? पाठ्य पुस्तकों के बारे में पूछा है। पाठ्य पुस्तकों की जो भूमिका होती है वो क्या भूमिका होती है? ये पहला प्रश्न ये कहता है, पहला ऑप्शन ये कहता है वो भूमिका ये है कि एक शिक्षक को, हम यूं कह सकते हैं, शिक्षक को और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, यानी वे संसाधन रहित संदर्भ में रहित सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ यानी अन्य जितनी भी सामग्री होती है उनमें से एक है, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। पाठ्य पुस्तकों की सबसे अच्छी भूमिका क्या होती है? तो देखिएगा इसमें हम यूं कह सकते हैं पहला ऑप्शन तो कट हो गया, पहला सबसे हम यूं कह सकते हैं लो लेवल का है, दूसरा भी लगभग इसमें लो लेवल का है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, वे राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। इसका देखिएगा, और उपलब्ध संसाधन सामग्री में से एक, इसका मतलब इसका या तो आंसर ये होगा ये एक होगा। तो ये कक्षा में जितने भी उपलब्ध संसाधन होते हैं, जितनी भी संदर्भ सामग्री होती है, पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें मानी जाती है। ये एनसीएफ 2005 कहता है और ये प्रश्न कहां से पूछा गया? एनसीएफ 2005 से पूछा गया है, जिसमें पाठ्य पुस्तक किस प्रकार की होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि पाठ्य पुस्तक उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक होती है, कक्षा में भूमिका निभाती है। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने अपनी समझ प्राप्त की है, यानी एनसीएफ 2005 है वो किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित है, संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है, मानवतावाद पर है या व्यवहारवाद पर है? तो व्यवहारवाद पर आधारित नहीं है, मानवतावाद पर अभी आधारित नहीं है। अब दो प्रश्न बचते हैं, एक रचनावाद और दूसरा संज्ञानवाद। देखिएगा, एक है कोग्निटिव और एक है कॉन्ट्रोसिज्म। जो एनसीएफ 2005 है वो किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित है। एक अधिगम का नया प्रकार है जिसको हम रचनावाद या संरचनावाद अधिगम कहते हैं, जिसमें अर्थ का निर्माण बालक स्वयं अपने ज्ञान के आधार पर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? रचनावाद। एनसीएफ 2005 संरचनावाद रचनावाद पर बल देता है, संज्ञानवाद पर नहीं बल देता है। अगला देखिएगा, बच्चों में कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, प्रेरित समझा जा सकता है। कक्षा में जो बच्चे होते हैं किस प्रकार के बच्चे प्रेरित होते हैं या उनको समझा जाता है? हम यूं कह सकते हैं किस प्रकार के जो बालक होते हैं जिनको हम यूं कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो प्रेरित है, अभिप्रेरणा युक्त है। यदि वे कक्षा में सभी बालक नियमित हो तो हम यूं जान सकते हैं कि वो बालक सभी क्या है? अभिप्रेरणा युक्त है। इस प्रश्न की यदि सिंपल लैंग्वेज बनाई जाए तो लैंग्वेज ये है कि आपके कक्षा में जितने भी बालक हैं वो अभिप्रेरणा युक्त है या नहीं है, उनमें अभिप्रेरणा है या नहीं है।
इनमें से कौन सा दर्शाता है? यदि सभी बालक आपकी कक्षा में नियमित है, इसका मतलब उन बालकों में अभिप्रेरणा है या नहीं है? देखिएगा, अभिप्रेरणा किस में है? एक वह है जो नियमित है, दूसरा यह शिक्षक से स्पष्टीकरण करने में प्रश्न पूछते हैं, या फिर इस प्रकार के बालक है वे अच्छी तरीके से वर्दी पहनकर स्कूल में आते हैं, इसका कोई संबंध नहीं है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, यह भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नंबर 2 होगा। यदि शिक्षक से स्पष्टीकरण करते समय यदि प्रश्न पूछते हैं, इनका मतलब उनमें जिज्ञासा है। प्रश्न कौन पूछता है? जिनमें जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा दर्शाती है कि इस विद्यार्थी के अंदर क्या है? अभिप्रेरणा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 2 होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा कथन? कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। देखिएगा, सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। जो सीटेट में प्रश्न आते हैं उनमें ऐसे नहीं आते निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, नहीं है पर नहीं पूछते हैं। सबसे अच्छा कौन सा है जिसमें चारों ऑप्शन सही रहते हैं, उनमें से अच्छा पूछा जाता है। दूसरा देखिएगा, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। इसके अलावा नियमित मूल्यांकन परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों, चित्रों और उपयोग, उनके विभिन्न प्रकार के जो उपयोग करने के तरीके हैं या उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। इसका मतलब जो इसके आंसर है, ये चारों आंसर सही है। सबसे सही आंसर कौन सा है ये बताइए आप, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सबसे सही आंसर कौन सा होगा? सबसे सही आंसर कौन सा होगा इनका? देखिएगा, पहला, सभी प्रकार, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये इतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा मूल्यांकन वाला ये भी इतना अच्छा नहीं है। अब प्रश्न है, एक तो ऑप्शन है चौथा और एक है प्रश्न ऑप्शन है दूसरा। तो आप जो भी क्लास में पढ़ाते हो वो जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, जीवन की वास्तविक स्थितियों पर आधारित होना चाहिए। यह कहता है एनसीएफ 2005, यानी आपके सीटेट में जो अधिकांश भाग है वो एनसीएफ 2005 का भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? नंबर 2 होगा। देखिएगा, यहां पर उदाहरण चित्र है लेकिन जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से, स्थितियों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। इस कारण इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 2 होगा। अगला देखिएगा, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो अनुशासन होता है वो अनुशासन अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरह की मदद करता है? अनुशासन किस तरह की मदद करता है? बात किसकी हो रही है? अनुशासन की हो रही है। शिक्षकों को निर्देश देने में मदद करता है, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने पर बल देता है। तो देखिएगा, रटने और याद करने, इन पर तो विशेष रूप से बल नहीं देता, इनका तो विरोध करता है एनसीएफ 2005। तो ये तो अपने आप ही कट हो गया। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनिमय और मॉनिटर करने के लिए, अपनी शिक्षा को विनिमय और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधने रहने के लिए, तो यह भी कट हो गया। तो शिक्षक को निर्देश देने में या फिर बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, तो शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में अनुशासन अधिगम वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? नंबर 3 होगा। अगला देखिएगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका। इसमें सीधा सीधा पूछा, आनुवांशिकता, पर्यावरण या फिर वातावरण की भूमिका में से कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा, भूमिका, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है? नहीं कर सकता, अपने आप ही हो गया। इसमें प्रश्न पूछता है, यदि आप अच्छे पौष्टिक देते हो, अच्छा उसका देखभाल करते हो, तो उसके अंदर जो जन्मजात विकार होते हैं उनको दूर हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं होता, कई बार शारीरिक अपंगता दूर नहीं होती है। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषाई विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल किस विकास की? भाषाई विकास की। इसके अलावा विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता से और कुछ किससे होते हैं? पर्यावरण से। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता दोनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की
यानी पियाजे के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है, अनुसरण नहीं करता। जीन पियाजे थे कौन? जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की कुल जो अवस्थाएं थी वो कुल कितनी अवस्थाएं थी? 4 अवस्थाएं थी। संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन 4 अवस्थाओं में इनमें कौन सा कथन है जो अनुसरण नहीं करता है? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो ये तो बात करते हैं व्यवहारवादी। ये बात कौन करते हैं? व्यवहारवादी करते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, यह भी कथन सत्य है, यह अनुसरण करता है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, यानी विभिन्न स्टेप में होता है। इन्होंने भी 4 अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाओं में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, यह भी सत्य है। तो इसका सत्य कौन सा नहीं है? अनुसरण कौन सा नहीं करता है? नंबर 1 नहीं करता है। नंबर 1 व्यवहारवादी जो सिद्धांत है उनका अनुसरण करता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? एक सीमा नहीं है, यह पूछा है। देखिएगा प्रश्न कहां से पूछा? जीन पियाजे से। प्रश्न जो आया है वो कहां से आया? जीन पियाजे से आया प्रश्न। जीन पियाजे से कहां से पूछा? जीन पियाजे की जो विकासात्मक या संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में से आया है। जीन पियाजे ने विकास की कुल 4 अवस्थाएं बताई थी। कुल कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। उनमें से जो दूसरी अवस्था है उस अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या होता है? अब इसमें आपको यह डिसाइड करना कौन सा नहीं होता है। अहमियता, हम यूं कह सकते हैं इगोस्टिक। अनुकर्मणीयता, अनुकर्मणीयता का मतलब होता है विलोमीयता। कई बार विलोमीयता गुण पाए जाते हैं कि बच्चे 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में से भारी कौन है, तो रुई को भारी बताता है, विलोमीयता के गुण। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, यह अवस्था चलती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। 2 से लेकर 7 वर्ष तक इस अवस्था में उत्कर्मणीयता के या विलोमीयता के गुण पाए जाते हैं। ध्यान करने की जो प्रवृत्ति होती है यह भी होती है। प्रतीकात्मक विकास का, प्रतीकात्मक विचार का विकास यह भी होता है। कौन सा नहीं होता? अहमियता नहीं होता, ये याद रखिएगा। कौन सा नहीं होता? अहमियता नहीं होता। ध्यान करने की होता है अहमियता, इगोस्टिक, वो पहली अवस्था में होता, दूसरी अवस्था में नहीं होता। प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है बालक इस अवस्था में। अगला देखिएगा, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल की समय बिताने का एक सुखद तरीका है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता। अन्य वह नए कौशल हासिल करते हैं, उन्हें सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तीसरा है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। चौथा है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? नंबर 2 होगा। वे नए कौशल हासिल करते हैं और इन्हें सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग में किया जाए। के अलावा कारणों से खेल युवा विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब इस कारण से युवा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि युवा को जो नए नए कौशल सिखाता है, कब प्रयोग करना चाहिए, ये कौन सिखाता है? खेल सिखाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऐसा कौन सा प्रश्न है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इस स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? आपको कोई भी स्थिति दे दी, इसके बारे में आपसे यह पूछा जाता है कि क्या आप इसी तरह या इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? दूसरा देखिएगा, विभिन्न तरीकों से हम सोल्व या हम हल कैसे कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो यह तो गंभीर सोचने के लिए बिल्कुल आमंत्रित नहीं करता। सही जवाब क्या है यह भी नहीं करता। किस प्रकार से, अलग अलग तरीकों से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? नंबर 2 होगा, यह याद रखिएगा। जो गंभीर चिंतन के लिए या हम यूं कह सकते हैं गंभीर सोचने के लिए जो आमंत्रित करता है, यदि आपको एक प्रश्न दिया जाता है और उस प्रश्न से आपसे यह कहा जाता है कि आप इसको अलग अलग तरीकों से किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, तो वो आपको सर्वाधिक गंभीर सोचने के लिए आमंत्रित करता है।
अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, यानी प्रगतिशील, एक विकासात्मक शिक्षा, एक प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा में हम मतलब यूं कह सकते हैं कि एक इस प्रकार की शिक्षा जिसमें विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा प्रबल दिया जाता हो सर्वाधिक। तो ऐसा कौन सा कथन है जिसमें ऐसा लगता है कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा को करने में सबसे ज्यादा वर्णन करता है? व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग करना, इसके अलावा परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग, इसके अलावा करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, और थेमेटिक इकाइयां, नियमित इकाइयां, परीक्षण, रेटिंग आदि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 3 होगा, करके सीखना। देखिएगा, विद्यार्थी केंद्रित, परियोजना विद्यार्थी केंद्रित, सहयोग से सीखना, इसका मतलब ये सारी की सारी विद्यार्थी केंद्रित प्रबल देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 3 होगा। अगला देखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं जीवन है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में ऐसा कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही एक क्या है? जीवन है। शिक्षा जीवन होती है स्वयं ही। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित या प्रतिबिंब करे। जीवन सच्चा शिक्षक है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, यह भी नहीं है। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो देखिएगा, इसका अर्थ यह होगा, स्कूलों में सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को क्या करते हैं? प्रतिबिंबित करते हैं। स्कूल के अंदर आप यदि समाज देखते हो, एक प्राकृतिक दुनिया देखते हो, तब हम कहते हैं कि जो शिक्षा होती है वो शिक्षा स्वयं एक क्या है? जीवन है। अगला देखिएगा, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, कोहलबर्ग ने संज्ञानवाद भी सिद्धांत दिया था और कोहलबर्ग का नैतिकता का भी सिद्धांत है कि योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इनके संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है। देखिएगा, यह कथन बिल्कुल इनका सत्य है। दूसरा, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, तो इनके जो नैतिक और इन्होंने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, इसमें परीक्षण नहीं है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। और चौथा है, इनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, यह भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या है? नंबर 1 है। ये ऑप्शन नंबर 1 ये कहता है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत में यह बताया कि बालक जिस प्रकार का बालक का संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है, उसी प्रकार से बालक का नैतिक विकास होता है। तो नैतिक विकास संज्ञानात्मक सिद्धांत से प्रभावित होता है और संज्ञानात्मक सिद्धांत उस विकास नैतिक विकास से प्रभावित होता है। तो इन दोनों के मध्य एक सहयोग का समर्थन करते हैं। कौन? कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग। अगला देखिएगा, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। देखिएगा, निकटवर्ती विकास का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? उस चरण को जब अधिकतम विकास हो, उस चरण को हम निकटवर्ती विकास कहते हैं, जिसमें अधिकतम विकास हो, इसको नहीं कहते हैं। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, इसको भी नहीं कहते हैं। उस विकास को जिसमें एक बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करने लग जाता है। देखिएगा, कोई भी बालक जब किसी कार्य को स्वयं करने लग जाता है, तब उस क्षेत्र को हम सबसे निकटवर्ती क्षेत्र मानते हैं। उसके सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, या उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? नंबर 3 होगा। निकटतम विकासात्मक क्षेत्र उसको माना जाता है जिसमें बालक सीखने के बाद में स्वयं कुछ ना कुछ करने की स्थिति में होता है। अगला देखिएगा, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? यह इसमें पूछा है। उभयलिंगी, सबसे पहले देखिएगा उभयलिंगी होता है क्या है? एक होता अंतर्मुखी, एक होता बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जिसमें बाहरी रूप में गुण दिखाई देते हो, उभयमुखी जो अपने शारीरिक जो जितने भी गुण होते हैं वो आंतरिक रूप में रखता है। लेकिन उभयमुखी क्या है?
कुछ गुण उनमें जब बहिर्मुखता के हो और कुछ गुण अंतर्मुखी के हो तब उसको हम क्या कहते हैं, उभयमुखी कहते हैं। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं जरूरत पड़ने पर उभयमुखी हो जाना, या जरूरत पड़ने पर बहिर्मुखी हो जाना और जरूरत पड़ने पर अंतर्मुखी हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, उभयमुखी कहते हैं। तो इसका सही क्या है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। दूसरा है में आमतौर पर माने जाने वाले, यानी एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ एवं अहंकारी होने की आदत होती है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। इनमें दृढ़ और अहंकारी ऐसी कोई आदत नहीं होती है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादिता की भूमिका का पालन करते हैं, ये तो अंतर्मुखी हो गया। कैसा हो गया, अंतर्मुखी। ये हो गया बहिर्मुखी, और ये कैसा हो गया, ये भी बहिर्मुखी हो गया। स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। तो देखिएगा कुछ ऐसे होते हैं जो लक्षण आमतौर पर माने गए जो मर्दाना और जो पुरुष और जो स्त्री के गुण होते हैं उनका जो समायोजन करते हैं उनको क्या माना जाता है, उभयलिंगी माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, नंबर 2 होगा। अगला देखिएगा, बच्चे देश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग की भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। पहला मीडिया, दूसरा सामाजिकरण, तीसरा संस्कृति और चौथा ट्यूशन। बहुत सिंपल प्रश्न पूछ लिया। इसका क्या होगा, ट्यूशन। मीडिया में भी होता है, सामाजिकरण में भी होता है और संस्कृति में भी होता है। कहां पर नहीं होता, ट्यूशन में। अगला देखिएगा, जो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक है। मानकीकृत जितने भी परीक्षण होते हैं, मानकीकृत परीक्षण किसके कहते हैं, जो स्टैंडर्ड परीक्षण होते हैं, यानी जो हम यूं कह सकते हैं जो बिल्कुल सही सटीक होते हैं, एकदम स्टैंडर्ड मानक परीक्षण होते हैं, उनकी एक आलोचना क्या होती है। यानी जितने भी स्टैंडर्ड, जितने भी मानकीकृत परीक्षण होते हैं उनकी आलोचना एक क्या रहती है। पहली देखिएगा, वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है। दूसरा देखिएगा, इनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तो देखिएगा, इनकी भाषा को समझना यदि मुश्किल होता तो ये मानकीकृत परीक्षण नहीं होते, तो 2 नंबर का ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा देखिएगा, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, ठीक हो सकता है। चौथा है, वे बच्चों की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। यदि नहीं देते तो ये भी हम यूं कह सकते हैं, यदि सही परीक्षण नहीं करते तो वो मानकीकृत परीक्षण नहीं होते। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा नहीं हो सकता, इसका आंसर 2 नंबर नहीं हो सकता और इसका आंसर 3 नंबर नहीं हो सकता। अब देखिएगा नंबर 1, वह नंबर 1 कहता है कि वह परीक्षण संस्कृति मुक्त होते हैं, यानी वो अपनी लैंग्वेज में बने हुए होते हैं, इसलिए वो सभी पर लागू नहीं किए जा सकते। और दूसरा जो तीसरा है वो ये कहता है कि परीक्षण कम संख्या के लिए होता है, अधिक संख्या के लिए लागू नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, नंबर 3। अधिकांश जो मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं वो बहुत बड़े समूह पर लागू नहीं किए जा सकते, ये उनकी एक सबसे बड़ी आलोचना का बिंदु होता है। अगला देखिएगा, एकाधिकार बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है। एकाधिकार बुद्धिमानी का सिद्धांत होता है क्या है, देखिएगा। एकाधिकार बुद्धि का सिद्धांत यह कहता है कि वह बुद्धि जिसमें एक या एक से अधिक जो बुद्धि मिलकर होती है, जिनको हम यूं कह सकते हैं, वह बुद्धि जिसमें एक या एक से अधिक कारक होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एकाधिकार बुद्धि कहते हैं। जैसे देखिएगा, एक तो ये कहते हैं कि बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है, 5 कारकों से बनकर मिली है, बुद्धि 9 कारकों से मिलकर बनी है। वो जो सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांत क्या कहते हैं, जो मानते हैं कि बुद्धि 2 या 2 से अधिक कारकों से मिलकर बनी है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, तो ऐसा भी नहीं मानते। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यह सत्य हो सकता है, सत्य है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, तो यह भी गलत है, सहायक होते हैं। प्रभावी की होती है, जो ये मानते हैं कि बुद्धि में अनेक कारक होते हैं। अगला देखिएगा, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यानी शिक्षक सीखने के मूल्यांकन के लिए, देखिएगा, शिक्षक सीखने के मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन
सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों को प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, तो यह भी सही है। दूसरा देखिएगा, बच्चों को सीखने की जरूरतों को जानने में और उसके अनुसार शिक्षण की रणनीति का चयन करने में, आबादिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आंकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, और चौथा है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो देखिएगा, तीसरा और चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। अधिक अंतराल के बाद में टेस्ट नहीं होना चाहिए, यह भी सत्य गलत है। इसके अलावा निगरानी रखने के लिए ऐसा भी नहीं होता, अधिक अंतराल नहीं हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा 2 या 3 में से, इसका भी पार्ट ये है, लेकिन इसमें यह भी है कि इसके अनुसार क्या बनाई जा सके, शिक्षण की रणनीति बनाई जा सके। तो यह सत्य है, अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सत्य है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना गया सीसीई को। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि केंद्रित है, यह भी सत्य है। बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में सहयोगी होता है, तो यह नहीं है, अपने आप ही दर्शा रहा है। तो सीसी ये है जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, लगातार जो मूल्यांकन करता है, सभी पक्षों का जो मूल्यांकन करता है, वो बालकों को धीमे या खराब या बुद्धिमत्ता के आधार पर वर्गीकृत या चिन्हित नहीं करता है। देखिएगा, बच्चों में प्रगतिशीलता देश के कारण हो सकती है। देखिएगा, आनुवांशिकता और वातावरण के एक अंत्यक्रिया से, एक संसाधन समग्र वातावरण से, सफल माता पिता से और अनुशासित दिनचर्या से। तो देखिएगा, इन दोनों की अंत्यक्रिया से, कई बार आता है इन दोनों की अंत्यक्रिया मानी जाती है। कोई बालक कितना प्रगतिशील होगा, उसकी आनुवांशिकता और वातावरण, इन दोनों की अंत्यक्रिया पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये जो 30 प्रश्न थे, ये 30 प्रश्न हमने सोल्व किए हैं। यदि ये प्रश्न आपको दोस्तों इसी प्रकार के आप और प्रश्न सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो दोस्तों आज ही प्ले स्टोर पर जाइए और ई उत्कर्ष के नाम से ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर आपको कई प्रकार के और प्रश्न मिलेंगे, वाक्य सहित मिलेंगे, और जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस सीरीज के द्वारा आप अपना टेस्ट खुद भी क्रिएट कर सकते हो और किसी भी टॉपिक पर आप अपना टेस्ट दे सकते हो। तो दोस्तों, यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और दोस्तों आप सबको शुभ रात्रि। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.